हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम फिर से EORO की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ लिया उसमें धारा 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट कर लिया है। अध्याय 1 हमारा पूरा हो चुका है, अध्याय 2 चल रहा है। अध्याय 1 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें सामान्य परिचय है तो वो मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए एक बार शॉर्ट में इसको देख लेते हैं हमने जो भी पढ़ा है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, धारा 1 में हमने पढ़ा था नाम, प्रसार और तिथि। धारा 2 क्या दो परिभाषाएं। 3 में मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको। 3 में परिसीमन करना है, कैसे नई नगर पालिकाओं को का गठन करना है, पुरानी को समाप्त करना है और एक का दूसरे में विलय करना है। 4 में मैंने बताया था आपको 4 में छूट। 5 में क्या करना है, इन्हीं 5 उंगली वाले हादसा में किसकी स्थापना या दर्जा देना है। ठीक है। 6 में संरचना मैंने बताया था। 7 में साथ साथ घूमेंगे साथ साथ चलेंगे, यानी साथ साथ कार्यकाल पूरा करेंगे। 8 में मैंने बताया था आपको ठाट है किसके, अध्यक्षों के, यानी कि नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होता है। 9 में मैंने बताया था वार्डों का विभाजन। 9 विभाजन। 10 में बस अपने तुमने वार्डों का विभाजन कर दिया है तो अब उसका निर्धारण भी कर दो। 11 में मैंने बताया था कि एक का निर्वाचन करना है, यानी कि नगरपालिका के लिए निर्वाचक प्रणाली निर्वाचन जो है या निर्वाचन आयोग जो है उसको ले किसमें है, नगर 11 के अंदर। 12 मैंने बताया था कि जो निर्वाचन करने वाला आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त है, वो बाहर गया है, 12 से बाहर गया है, यानी कि वो अपने कार्यों और जो अधिकार है उनका स्थानांतरण किसको करके जाएगा, यानी कि जो निर्वाचन आयुक्त है उसके कार्यों का प्रत्यायोजन किसमें है, 12 में। 13 में मैंने आपको बताया था 13 ही तो वार्ड है और तेरे वार्ड में 13 नाम तो होना ही चाहिए। 13 नाम होने के लिए तेरे अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और 14 में मैंने बताया था कि तेरा नाम नहीं जोड़ा तो तेरे अंदर क्या अयोग्यताएं है कि तेरा नाम नहीं जोड़ा जाएगा। 15 में है कि तूने जरूर कोई मिथ्या घोषणा की होगी, इसलिए तेरा नाम नहीं जुड़ा, तूने कोई मिथ्या घोषणा की होगी। 15 तक हमने देख लिया था कल। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आज। नेक्स्ट हमारी धारा 16। देखिए 16 से लेकर 20 तक मैं आपको एक मैप समझा देती हूँ, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आपको 16 से लेकर 20 तक के धाराएं याद हो जाएगी। याद क्या रखना है, हम निर्वाचन आयुक्त पढ़ रहे थे। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, निर्वाचन आयुक्त। अब देखिए निर्वाचन आयुक्त के नीचे कौन होता है, तो उसके नीचे होता है मुख्य निर्वाचक अधिकारी। कौन होता है, मुख्य निर्वाचक अधिकारी। और इस मुख्य निर्वाचक अधिकारी के नीचे कौन होता है, इसके अंडर कौन होता है, इसके अंडर होता है जिला निर्वाचक अधिकारी। जिला निर्वाचक अधिकारी। ठीक है, तो ये जो जिला निर्वाचक अधिकारी इसके अंडर में कौन होता है, तो जो भी कर्मचारी वृंद होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं नीचे, इसके अंडर जितने भी कर्मचारी होते हैं जो निर्वाचन आयोग के अंदर काम करते हैं, उस वक्त जब चुनाव होते हैं जिसके अंदर बूथ लेवल के अधिकारी आ जाते हैं, जिसे बूथ लेवल अधिकारी आ जाते हैं या फिर रिटर्निंग ऑफिसर्स आ जाते हैं, या फिर और भी कोई कर्मचारी आ जाए, जो जैसे कि हमारा शिक्षा विभाग के जो भी जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अन्य विभागों के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है निर्वाचन के अंदर। तो ये सभी किस में आ जाएंगे, कर्मचारी के अंदर आ जाएंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि निर्वाचन आयोग के अंडर में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो किस में आता है, 16 के अंदर। और जिला निर्वाचन अधिकारी किस में आता है, 17 के अंदर। और ये सभी जो कर्मचारी होते हैं इनको बोलते हैं कर्मचारी वृंद, ये किस में आ जाएंगे, 18 में। अब देखिए ये सभी जो काम कर रहे हैं निर्वाचन के टाइम में किसके लिए काम कर रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग के लिए कार्य कर रहे हैं। किसके लिए कार्य कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के लिए। तो जब ये निर्वाचन आयोग के लिए कार्य कर रहे हैं तो ये सब व्यक्ति उस वक्त जब चुनाव चल रहे हैं तो उस वक्त ये किसके अंडर में होंगे, तो ये निर्वाचन आयोग के अंडर में होंगे, यानी कि इस वक्त ये निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर होंगे। प्रतिनियुक्ति यानी कि मान लीजिए इनके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये हो गया 18, ये हो गया 19। ठीक है, 20 में आपको याद रखना है कि इन सभी व्यक्तियों का कोई ना कोई कार्य दिया जाएगा। कोई पदीय कार्य होते हैं, पदीय कर्तव्य होते हैं, इनके पदीय कर्तव्य दिए जाते हैं। अगर ये उनकी पालना नहीं करते हैं तो इनके लिए सजा का प्रावधान है। ये किस में है, 20 के अंदर है। यानी कि इन व्यक्तियों को जो भी पदीय कर्तव्य सौंपे जाते हैं, अगर ये उनकी पालना नहीं करते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान है।
तो ये किस में है, धारा 20 के अंदर है। तो याद हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी किस में है, 16 में। उसके अंडर में जिला निर्वाचन अधिकारी 17 में। उसके अंडर में जितने भी कर्मचारी वृंद है वो किस में आएंगे, 18 में। और फिर ये सभी उस वक्त किसके डेपुटेशन में काम करते हैं, निर्वाचन आयोग के डेपुटेशन में काम करते हैं। तो ये डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति किस में आ जाएगी, 19 में। और ये सभी इनके जो पदीय कर्तव्य है उनका पालना नहीं करते हैं तो इनके लिए सजा का प्रावधान है किसमें, 20 में। ठीक है, 20 तक के आर्टिकल आपको याद हो गए। चलिए एक बार इनको देख लेते हैं। 16 में क्या है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति और कार्य। तो मुख्य निर्वाचन आयोग जो अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। किसके परामर्श से करता है, सरकार के परामर्श से। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य परीक्षण है, पर्यवेक्षण है और आदेशों की पालना करवाना है। देखिए जो भी अधिकारी होता है वो अपने से ऊपर के आदेश से अपने से नीचे के स्तर पर उसकी पालना करवाता है, ये उसका कार्य होता है। तो ये उसके कार्य हो गए। इसकी नियुक्ति कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग। फिर 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये निर्वाचन जो आयोग है वही इसकी नियुक्ति करता है। किसके परामर्श से, सरकार के परामर्श से। और इसके कार्य भी क्या है, सेम वही कार्य जो इसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी के, यानी कि ये इसके आदेशों की पालना करता है तो फिर ये अपने नीचे में इन आदेशों की पालना करवाता है। ठीक है। फिर 18 के अंदर आ गया कि ये सभी जो कर्मचारी वृंद मैंने आपको पहले बताए थे वो उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किस में है, 18 में। आप याद रखना, चुनावी कार्य है तो कर्मचारी वृंद का उल्लेख किस में है, 18 में। और ये कराता कौन है उपलब्ध, तो स्थानीय प्राधिकारी जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। 19 में मैंने बताया कि ये सभी डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति पर होते हैं। जिस वक्त चुनाव चल रहे हैं तो किसके प्रतिनियुक्ति पर होते हैं, निर्वाचन चुनाव आयोग के अंदर। 20 में मैंने बताया, 20 में सजा है। सजा है मतलब कि अगर वो अपने पदीय कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो सजा का प्रावधान है। ये 20 तक याद हो गए होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम देखते हैं 21 को याद रखना है कि अब आप 21 साल के हो गए हो। आपको पता है नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ने की आयु कितनी है, तो 21 वर्ष है। ठीक है, ये बहुत ईजी है, आपको इससे याद हो जाएगा कि 21 धारा 21 में क्या है कि नगर पालिका का सदस्य बनने हेतु अर्हता यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका उल्लेख किसमें है, तो 21 में। 21 में क्या है, नगर पालिका सदस्य बनने हेतु अर्हता यानी कि योग्यता है। और नगर पालिका सदस्य बनने के लिए आयु भी कितनी चाहिए, 21 वर्ष। तो 21 से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और भी अन्य योग्यताएं जो भी नगरपालिका सदस्य बनने हेतु होती है वो सारी योग्यताएं किसमें है, 21 के अंदर है। जैसे कि उनके घर में एक स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। पहले शायद 2 बच्चों का प्रावधान भी था कि 2 संतान से अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसका उस वहाँ की जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की सूची में उनका नाम होना चाहिए। ये कुछ योग्यताएं है जो उनके लिए होनी चाहिए। आपको याद रखना है बस कि जो भी योग्यताएं पूछी जाती है आपसे वो कौन सी धारा में है, तो 21 के अंदर है। ठीक है, 21 के आप याद रख लेना, ये अलग से जोड़ा गया था कि कतिपय स्थानीय के कुछ ऐसे विशेष स्थान है जहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे स्थान निर्धारित है जहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए विशेष योग्यताएं है। तो पूछ ले कि कुछ स्थानों पर चुनाव लड़ने है तो विशेष योग्यताओं को उल्लेख कौन सी धारा में है, तो 21 के अंदर है। ठीक है, धारा 2 में आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से निर्वाचन के लिए निर्बंधन यानी कि पाबंद है। यानी कि व्यक्ति एक है, ठीक है, एक व्यक्ति है वो एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। मान लीजिए कोई ए है तो वो एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। यानी कि नाम अगर वो खड़ा तो किसी भी मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है वो 4 स्थानों से अपना निर्वाचक जो नाम वो चुनाव के लिए जो फॉर्म है वो भरता है। ठीक है, 4 जगहों से भरता है, बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन वो जीतने के बाद सिर्फ एक ही स्थान से नियुक्त माना जाएगा। यानी कि जीतने के बाद नहीं, जब वो फॉर्म भरता है 4 जगहों से तो फिर तो क्या करना होता है उसे कि मतलब 4 जगहों से, मान लीजिए उसने 4 जगहों से नामांकन दाखिल किया है तो एक अंतिम तारीख चुनाव आयोग बताता है, उस अंतिम तारीख तक उसको निर्धारित करके सिर्फ एक सीट से ही उसका नाम रखना होता है, बाकी 3 सीट से उसका नाम उसको वापस लेना होता है। मान लीजिए उसने चारों सीट पर नाम रखा है या किसी एक से भी वापस नहीं लिया है तो वो चारों से ही अयोग्य माना जाएगा, मतलब चारों से ही उसका नाम खारिज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे शॉर्ट में वैसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ये चीज़ पूछ सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से निर्वाचन के लिए निर्बंधन या पाबंद है, किस धारा के अंदर है, तो धारा 22 में है। कैसे याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति दो जगह से नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है, 2 जगह से खड़ा नहीं हो सकता है। तो 2 मतलब कि एक ही जगह से खड़ा हो सकता है, 2 से खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, 2-3 भाई उसने
अगर नामांकन भरा है, अगर वो चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, तो उसको कम से कम 2-3 बार तो चुनाव प्रसार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2-3 बार चुनाव प्रसार करना पड़ेगा। 2-3 बार क्या करना पड़ेगा? चुनाव प्रसार करना पड़ेगा। 23 के अंदर है कि चुनाव प्रसार पर युक्तियुक्त पाबंद, यानी कि वो चुनाव प्रसार कर सकता है लेकिन उस पर कुछ युक्तियुक्त पाबंद भी होंगे, यानी कि आचार संहिता की उसको पालना करना होगा। मान लीजिए अगर वो आचार संहिता की पालना नहीं करता है तो उस पर 5,000 तक का जुर्माना या फिर 6 वर्ष तक चुनाव प्रतिबंध, यानी कि जो उसको सजा दी जाएगी उसके सजा के 6 वर्ष तक वो चुनाव प्रतिबंध, मतलब कि मान लीजिए एक तो वो जिस वक्त उसने चुनाव में किया वो साल तो उसके लिए पाबंद हो गया, अगले 6 वर्ष यानी कि अगला चुनाव होगा तब तक के लिए भी पाबंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 चुनावों से वो पाबंद हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। 2-3 बार आपको क्या करना है? प्रचार करना है, लेकिन प्रचार भी कैसे करना है? युक्तियुक्त करना, मतलब कि आचार संहिता के अनुरूप करना है। फिर आपको करना है चॉइस। चॉइस में क्या है? नगरपालिका सदस्य बनने हेतु निरंतर है। देखिए मैंने आपको 14 याद करवाया था, सॉरी 13 याद करवाया था। 13 में मैंने बताया था कि तेरे वार्ड में तेरा नाम होना चाहिए और तेरे नाम होने के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो वहाँ पर तो था वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए। यहाँ पर है नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए, मतलब कि उसका सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो सदस्य बनने के लिए निर्हरता है। तो देखिए 21 के अंदर तो हमने देखा था, 21 में हमने देखा था कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, 21 में योग्यताएं और +3 कर लेना 24 के अंदर अयोग्यता, यानी कि निर्हरता है। ठीक है ना, तो सदस्य बनने के लिए योग्यता 21 के अंदर और 24 के अंदर उसमें +3 करेंगे तो क्या अयोग्यताएं क्या होगी? 24 के अंदर होगी। ठीक है, 25 के अंदर हमें याद रखना है मतदान का अधिकार, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? मतदान का अधिकार है। उसके अंदर भी कुछ चीज़ें दी गई है कि अगर वो पागल है, दिवालिया है, उसमें मतदान के अधिकार पर उसमें रोक, या फिर उसको सजा दी गई है तो उस वक्त मतदान के अधिकार पर रोक लगाई गई है। बाकी सभी व्यक्तियों को क्या है? मतदान का अधिकार है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतदान का अधिकार कौन सी धारा में है? तो 25 में है। ठीक है, 25 में हमें मतदान का अधिकार है। ठीक है, फिर आ जाएगा 26 में आ जाएगा कि निर्वाचन में मत देने की रीति क्या होगी। मान लीजिए आप मतदान, देखिए 25 से रिलेट इनको साथ में याद करते हुए चलिए। 21 में हमने बता दिया कि 21 साल के हो गए तो हमें क्या सदस्य बनने की योग्यता हो गई है। फिर 22 में मैंने बता दिया सदस्य तो बनना है लेकिन एक से अधिक जगह से खड़े नहीं, 2 जगह से खड़ा नहीं हो सकते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर खड़े हो रहे तो 2-3 बार क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा। फिर 2-3 बार प्रचार कर दिया लेकिन हम सदस्य नहीं बने, तो हमारे सदस्य क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्या होगी? अयोग्यताएं होगी। फिर 25 में आपको याद रखना है कि मतदान का अधिकार। अब 25 से आगे रिलेटेड करते हुए चलिए कि 25 में मतदान का अधिकार है तो मतदान किस रीति से करेंगे, यानी कि मतदान किस प्रकार से करेंगे, उसका उल्लेख किसमें है? 26 के अंदर है। ठीक है, और 27 के अंदर है कि हम चुनाव में मतदान तो करेंगे। मान लीजिए जिसमें हमने मतदान किया है वो नगर पालिका बीच में भंग हो गई या फिर कोई एक सीट खाली हो गई तो उसके लिए जो उपचुनाव होंगे, क्या होंगे? उपचुनाव जो होंगे उसके लिए, मतलब वो जो रिक्तियाँ होगी, आकस्मिक जो रिक्तियाँ होगी उसको किस प्रकार भरा जाएगा? वो किस में है? 27 के अंदर। फिर 28 में आ जाएगा कि हमने चुनाव के अंदर, मतलब जो चुनाव में जो लोग नामांकन दाखिल करते हैं, जो खड़े होते हैं चुनाव के अंदर, वो लोग जो निर्वाचक अपराध करते हैं उनके लिए उन निर्वाचक अपराध और दंड का जो प्रावधान है वो किस में है? 28 के अंदर है। वो किस में है? 28 के अंदर। ये 4 धाराएं आपको साथ में याद रखनी है। ठीक है, फिर 28 और 29 और 30, इसके आगे की 1-2 धारा और है वो भी मैं साथ में याद करवा दूंगी। तो ये 4 धाराएं आपको साथ में 4 धाराएं याद रखनी है। फिर 28 में निर्वाचक अपराध आ जाएगा। फिर 29 के अंदर भ्रष्ट आचरण, कि उसने कोई भ्रष्ट आचरण किया है, जैसे वो किसी एक व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने के लिए उकसाता है, मतलब उसको पैसे या रिश्वत देता है कि मान लो उसकी वोट जो है दूसरे व्यक्ति के वोट टूट जाएंगे इसलिए, या फिर एक व्यक्ति को बैठने के लिए चुनाव से नाम हटाने के लिए मजबूर करता है, या फिर वो रिश्वत देता है किसी को, या फिर वो मतदाताओं को पैसे देकर वोट देने के लिए बाध्य करता है, या फिर वो धर्म के नाम पर वोट मांगता है। तो ये सभी किस में आएंगे? भ्रष्ट आचरण के अंदर आएंगे। ये सभी किस में आएंगे? भ्रष्ट आचरण के अंदर आएंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर 30 के अंदर है कि जो भी ये होते हैं निर्वाचक संबंधी मामले होते हैं वो सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होते हैं, यानी कि निर्वाचन से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, कोई भी मामला होता है वो सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं।
मैंने अब तक आपको बताया था 16 से लेकर 20 तक तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, ये 5 आर्टिकल हमें उसके अकॉर्डिंग याद रखने हैं कि 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी, फिर उसके नीचे 18 में कर्मचारी वृंद, 19 के अंदर ये सभी प्रतिनियुक्ति पर होते हैं, 20 में ये अपने पति कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं तो सजा का प्रावधान है। 21 साल के हो गए हो तो फिर तुम क्या बन सकते हो, सदस्य बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता 21 में है, फिर उसके बाद में, लेकिन तुम एक साथ दो वार्डों से खड़े नहीं हो सकते हो। ठीक है, फिर 2-3 बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन तुम प्रचार करने के बावजूद भी अगर तुम विफल हो गए या तुम चुनाव हार गए तो जरूर तुम्हारे अंदर कुछ अयोग्यताएं होगी। 2-4 के अंदर क्या हो जाएगी, अयोग्यताएं। 25 के अंदर मैंने बताया कि मतदान करने का अधिकार होना चाहिए, और 26 के अंदर मैंने आपको बताया कि मतदान किया, लेकिन मतदान करोगे किस रीति से, मतदान देने की रीति क्या होगी, वो 26 के अंदर। फिर 26 के नेक्स्ट 27 के मतदान दिया, लेकिन बीच में ही वो भंग हो गई या तो उसके लिए उपचुनाव जो आकस्मिक रिक्त है उसको किस प्रकार भरोगे। 28 के अंदर है कि कोई भी निर्वाचन अपराध करता है किसी भी प्रकार का तो उसके लिए दंड का प्रावधान 28 में है। 29 में है कि कोई भी भ्रष्ट आचरण करता है निर्वाचन से संबंधित उसका प्रावधान 29 में, 28, 29 साथ में याद रखिएगा। फिर 30 के अंदर मैंने बताया कि जो भी निर्वाचन से संबंधित मामले होते हैं वो सभी सिविल जो अधिकारिता होती है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता, उससे बाहर होते हैं। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब